entropy, it is a measure of disorder or randomness of particles of system। किसी सिस्टम के पार्टिकल्स में कितना डिसऑर्डर है या वो कितने रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी मेजरमेंट को एंट्रोपी कहते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें पार्टिकल्स हैं ए और बी टाइप के पार्टिकल्स हैं और वो कुछ इस तरह अरेंज है। दिस इज़ स्टेट 1 और इसकी एंट्रोपी है S1 और ये चेंज होता है स्टेट 2 में, जहाँ पर पार्टिकल्स कुछ इस तरह अरेंज है। ए पार्टिकल्स, दिस इज़ बी पार्टिकल, ए और कहीं पे बी, इसी तरह अरेंज है। तो यहाँ पर डिसऑर्डर ज़्यादा है और इसकी एंट्रोपी है S2, तो S2 ज़्यादा है S1 से, S1 इज़ लेसर देन S2। तो ये पार्टिकल्स की पोजीशंस है वो चेंज हो गई और डिसऑर्डर आ गया। लेट्स सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें पार्टिकल्स हैं, एक तरह के पार्टिकल्स हैं एंड दिस इज स्टेट 1 और ये स्टेट 2 है। यहाँ पर पार्टिकल्स की मोशन है, सारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जबकि स्टेट 2 में कोई पार्टिकल यूँ जा रहा है, नेक्स्ट पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, कोई पार्टिकल यूँ जा रहा है। तो यहाँ पर मोशन में ज़्यादा डिसऑर्डर है, तो इसकी एंट्रोपी S1 है, इसकी एंट्रोपी S2 है और S2 की एंट्रोपी ज़्यादा है S1 से। नेक्स्ट लेट्स सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है, उसमें पार्टिकल्स हैं एंड दिस इज स्टेट 1 और इसका स्टेट 2 जो है वो ये है, वही पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर इनकी सबकी वेलोसिटी है v, ये सारे एक जैसे वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। यहाँ पर इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है। दिस इज़ द पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी v इक्वल टू v1, इसकी वेलोसिटी है v2 और इसकी वेलोसिटी है v3, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी डिफरेंट है, इनकी सेम है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी में डिसऑर्डर ज़्यादा है, तो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है S1 की एंट्रोपी से, इस स्टेट की एंट्रोपी ज़्यादा है S1 से। तो यानी जब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की या रैंडमनेस की, तो वो पोजीशन की वजह से हो या इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर वेलोसिटी की वजह से, डिफरेंट वेलोसिटीज़ हो या सेम वेलोसिटी हो, तो ये डिसऑर्डर कई तरह से हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिएंटेशन को। पार्टिकल्स की ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट हो, जैसे स्टेट 1 है और मॉलिक्यूल्स है, ए बी मॉलिक्यूल है, दीज आर 3 AB मॉलिक्यूल्स। सबकी ओरिएंटेशन इस तरह है कि ए एटम्स वो टुवर्ड्स द लेफ्ट है और बी वाले एटम्स राइट की तरफ है, और इसका स्टेट 2 जो है वो कुछ इस तरह है कि ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह है और तीसरा मॉलिक्यूल कुछ यूँ है। तो ये ओरिएंटेशन यहाँ पर इसमें डिसऑर्डर ज़्यादा है, तो S2 की एंट्रोपी ज़्यादा है S1 से। नेक्स्ट अगर लेट सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है और इसमें पार्टिकल्स हैं बहुत सारे
और यहाँ पर इनकी एनर्जी ये जो हाफ है, ठीक है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं लगी, लेकिन इस हाफ के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है, मोर है, ज़्यादा है। एनर्जी इज मोर कंसंट्रेटेड इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द कंटेनर। यानी पार्टिकल्स जो है, इस तरफ के पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा है, इस तरफ के पार्टिकल के पास एनर्जी कम है। और दूसरा स्टेट है वो ये है कि एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। सिस्टम में एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। सब पार्टिकल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल वो सेम नहीं है, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे पार्टिकल इस रीजन में है, यहाँ पर भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो इनकी एनर्जी जो है तकरीबन इस पार्ट के बराबर है। तो एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी एनर्जी इज डिफ्यूज्ड। तो ये वाला ज़्यादा प्रोबेबल स्टेट है, ये वाला लेस प्रोबेबल है, यानी इसकी एंट्रोपी लो है, एंट्रोपी लो, और इसकी एंट्रोपी हाई है। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें पार्टिकल्स जो है वो अपनी पोजीशन पे बाउंड है, जैसे सॉलिड में होता है, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है इनमें, क्योंकि इनमें स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो ये है सॉलिड और ये कन्वर्ट हो गया गैसीय स्टेट में, सब्लिमेशन है, लेट सपोज सब्लिमेशन। और ये कंटेनर है जिसमें इसके पार्टिकल इंक्लोज्ड है और डिसऑर्डरली ये अरेंज्ड है। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ मोशन कम है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ मोशन ज़्यादा है, क्योंकि ये गैसियस स्टेट है। तो एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी वो बढ़ती है रैंडमनेस के साथ, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड जो है एंट्रोपी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किस स्टेट की, उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। सो दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी। यह एंट्रोपी जो है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीडम ऑफ मोशन। फ्रीडम ऑफ मोशन, और ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। लिहाजा हम जब कहते हैं रैंडमनेस, तो उस सिस्टम जिसकी रैंडमनेस जिसमें ज़्यादा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और उस सिस्टम में फ्रीडम ऑफ मोशन ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली आसानी से मूव कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या थी, व्हाट वाज द नीड फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, यानी नीड फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, इसकी क्या ज़रूरत थी, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या थी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स को अगर हम देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कहता है कि एनर्जी लॉस्ट इन वन फॉर्म इज इक्वल टू एनर्जी गेन इन द अदर फॉर्म। एनर्जी लॉस्ट दिस इज इक्वल टू एनर्जी गेन। जैसा कि हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, गिव अमाउंट ऑफ हीट,
और वो इस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कुछ वर्क डन करती है। तो जितना एनर्जी हीट फॉर्म में ज़ाया हो गया, लास्ट हो गया, दूसरी फॉर्म में उतने ही एग्जैक्ट प्रोड्यूस हो गया। यानी इसका मतलब है एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट या इट इज़ कंजर्व, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन ये जो लॉ है ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकती। वो क्वेश्चंस जो है वो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्यों कुछ रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होते जबकि अदर स्पॉन्टेनियस नहीं होते। वाई सम रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस while other are not। कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं जबकि दूसरे स्पॉन्टेनियस नहीं होते। तो अगर हम कहें कि एक्सोथर्मिक जो है रिएक्शंस वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्पॉन्टेनियस, और हम कहते हैं कि क्योंकि इस दौरान सिस्टम एनर्जी रिलीज़ करता है और वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। यानी डिक्रीज़ इन एनर्जी लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। लेकिन देयर आर सम अदर रिएक्शंस विच ऑल्दो दे आर एंडोथर्मिक, सम एंडोथर्मिक reactions are also spontaneous। कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं। इनके एग्जांपल है एवोपोरेशन ऑफ वाटर या मेल्टिंग ऑफ आइस। ये एंडोथर्मिक है लेकिन फिर भी स्पॉन्टेनियस है। या जैसे हम किसी साल्ट को डिज़ॉल्व करते हैं वाटर में तो एंडोथर्मिक होता है कहीं कहीं पे, फिर भी स्पॉन्टेनियस है। यानी लिक्विड वाटर है, ये जा रहा है गैस में तो इसको हीट चाहिए, एंडोथर्मिक है, फिर भी स्पॉन्टेनियस है। या आइस है, सॉलिड वाटर, और ये कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो इसको भी हीट चाहिए लेकिन फिर भी ये स्पॉन्टेनियस है। या जैसे हम डिज़ॉल्व करते NH4Cl वाटर में, ये सॉलिड है और डिज़ॉल्व होता है NH4 पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में प्लस Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, इसको भी हीट चाहिए, एंडोथर्मिक है, बट दिस इज आल्सो स्पॉन्टेनियस। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज एक्चुअली इंक्रीजिंग बट स्टिल दे आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। सो इसका आंसर फर्स्ट लॉ के पास नहीं था। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रोसेस किसी एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है जबकि रिवर्स डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस in one direction but not in a reverse direction। एक डायरेक्शन में रिवर्स स्पॉन्टेनियस होता है जबकि दूसरे डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसका आंसर फर्स्ट लॉ के पास नहीं है। थर्ड जो क्वेश्चन है फिज़िक्स से रिलेटेड है कि ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। नेचुरल जो प्रोसेसेस है वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो फिज़िक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? फिज़िक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस ये कि लेट सपोज ये कोई सिस्टम है और ये इसका सराउंडिंग है और ये सिस्टम जाता है स्टेट 1 से स्टेट 2 में। ठीक है, ये स्टेट 1 है, दिस इज स्टेट 2, और सराउंडिंग में क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करता है।
अगर दोबारा ये वापस आता है इनिशियल स्टेट में और ये हीट दोबारा एब्जॉर्ब करता है तो ये प्रोसेस रिवर्सेबल है, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस तरह सिस्टम इनिशियल स्टेट में वापस आ गया, सराउंडिंग भी उसी इनिशियल स्टेट में आ जाए तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। और ये प्रोसेस जो है ये रिवर्सेबल होता है, सॉरी स्पॉन्टेनियस नहीं, रिवर्सेबल होता है। लेकिन ऐसे प्रोसेस नहीं होते। सिस्टम तो इनिशियल स्टेट में जा सकते हैं, सराउंडिंग जो है वो इनिशियल स्टेट में वापस नहीं जाता। तो ये प्रोसेसेस क्या होते हैं, इरिवर्सेबल होते हैं, यानी सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होते हैं। और ये जो नेचुरल प्रोसेसेस है ये इस तरह इरिवर्सेबल होते हैं और ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद ब खुद होते हैं, या इसको नेचुरल प्रोसेसेस कहा जाता है। तो ये सारे इरिवर्सेबल क्यों होते हैं, इसका आंसर इनके पास नहीं है। जैसा कि हमारे पास कोई एग है, स्प्लिटरिंग ऑफ एग्स, कोई एग जो है वो टूटता है तो वो दोबारा टूटा हुआ एग वो होल नहीं बनता दोबारा, ठीक है। सो ये एक डायरेक्शन में क्या है जाता है, ये स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है और ये इरिवर्सेबल है। या इसके अलावा स्प्लिटिंग ऑफ थिंग्स, मिरर वगैरह, उसका टूट जाना, ये भी टूट जाता है तो ये दोबारा नहीं बनता। तो ऐसे प्रोसेसेस क्या होते हैं, इरिवर्सेबल होते हैं 100%, ये बिल्कुल रिवर्सेबल नहीं होते। इसका आंसर फर्स्ट लॉ के पास नहीं है कि क्यों ये प्रोसेसेस जो है वो रिवर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट लॉ के पास कोई आंसर नहीं है, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई भी केमिकल सिस्टम always tend to go towards equilibrium, केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ सिस्टम जाता है। कोई भी रिवर्सेबल रिएक्शन है, रिवर्सेबल रिएक्शन जैसे N2 + 3H2 और ये आखिर में जाता है इक्विलिब्रियम की तरफ 2NH3। तो क्यों why destination of all chemical reactions which are reversible, their destination is equilibrium. Equilibrium is the destination. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो वो थर्मोडाइनामिक सिस्टम है, वो भी इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करता है। इन डेस्टिनेशन ऑफ thermodynamic system is the thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium. तो थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें एट द सेम टाइम थर्मल इक्विलिब्रियम हो, थर्मल इक्विलिब्रियम इसका मतलब है हीट एक्सचेंज, नेट हीट एक्सचेंज ज़ीरो है। सिस्टम और सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर सेम है तो फिर नेट हीट फ्लो वो ज़ीरो है और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम सराउंडिंग के साथ। सेकेंड इसमें होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम यानी अगर रिएक्शन मिक्सचर है और उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म नहीं, कांस्टेंट है, कंपोजिशन इज कांस्टेंट, केमिकल कंपोजिशन ये कांस्टेंट है, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। और नेक्स्ट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जिसमें कोई सिस्टम जो है उसके अंदर प्रेशर वो यूनिफॉर्म है और इसका एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर वो तकरीबन बराबर है, यानी ये वर्क डन नहीं कर रहा, ना इंटरनली एक पार्ट दूसरे पार्ट पे और ना एक्सटर्नल इस पे वर्क डन हो रहा है या ये वर्क डन करता है। सो
सो दिस इज़ इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये सारे इक्विलिब्रियम कलेक्टिवली थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। तो कोई भी थर्मोडाइनामिक सिस्टम, द सिस्टम विच कैन बी डिफाइंड इन द थर्मोडाइनामिक वेरिएबल्स, इट हैज़ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड pressure and kinetic energy. Such thermodynamic system, they always tend to go towards thermodynamic equilibrium. तो ये क्यों होता है कि सारे थर्मोडाइनामिक सिस्टम थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, वो ये है कि क्यों ये इम्पॉसिबल है, वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच कन्वर्ट ऑल द हीट टू वर्क डन, यानी वाई इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हीट इंजन टू कन्वर्ट all the heat taken from the source to work done, and no heat is lost to sink या surrounding, sink और surrounding। ये क्यों इम्पॉसिबल है कि कोई हीट इंजन सारा के सारा हीट वो वर्क डन में कन्वर्ट करे। तो अगर ये हीट इंजन है, लेट्स सपोज दिस इज़ अ सोर्स, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जहाँ से वो हीट लेता है, दिस इज़ द हीट इंजन, और दिस इज़ द सिंक या सराउंडिंग या लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो ये टेम्परेचर T1 पर है और ये लो टेम्परेचर T2 पर है सराउंडिंग। यहाँ से कि वन अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम लेता है, इंजन लेता है, और इसको कन्वर्ट करते हैं वर्क डन में। इसका कुछ पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट करता है और कुछ पार्ट ये Q2 की शक्ल में आता है सराउंडिंग में या सिंक में ज़ाया होता है। तो जो टोटल हीट है Q1, उसके दो पार्ट्स बनते हैं। नंबर एक, ये वर्क डन में कन्वर्ट होता है, और दूसरा जो है वो सराउंडिंग में ज़ाया होता है, Q2 में चला जाता है। लेकिन सारा के सारा हीट जो हम यहाँ से लेते हैं, हीट इंजन जो लेता है, वो सारा के सारा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होता। कुछ इधर आता है वर्क डन में और कुछ सराउंडिंग में ज़ाया होता है। सो दिस इज़ हीट लास्ट। तो कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसके लिए Q1 जो है वो बराबर होता है वर्क डन के, यानी Q2 जो है वो ज़ीरो हो, ये ज़ीरो सारा के सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कोई हीट इंजन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा कोई हीट इंजन हम नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। सो इसका आंसर भी फर्स्ट लॉ के पास नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि वाई हीट ऑलवेज फ्लो फ्राम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। वाई फ्लो ऑफ हीट is always spontaneous from a body at high temperature to a body at lower temperature। ये क्यों हमेशा ऐसा होता है कि लेट्स सपोज दो बॉडी है जो कांटेक्ट में है, इसका टेम्परेचर है T1, और जो दूसरे इसके साथ कांटेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर है T2। लेट्स सपोज T1 इज़ ग्रेटर देन T2, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इससे, तो हीट की फ़्लो हमेशा इस डायरेक्शन में होती है, रिवर्स डायरेक्शन में नेट फ्लो हीट रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होती। तो ये क्यों ऐसा होता है कि इससे हीट उधर चला जाए। तो ये जो सारे प्रोसेसेस है, इनके रिवर्स प्रोसेस में फर्स्ट लॉ जो है वो वायलेट नहीं होती, लेकिन फिर भी इनके रिवर्स प्रोसेस नहीं होते। इनका क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के पास नहीं है। तो फिर हम आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ
ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। इसके कई सारे डिफिनेशन हैं, जैसे कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच कन्वर्ट ऑल द हीट फ्रॉम सोर्स इनटू वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। एक तो ये स्टेटमेंट है। सेकंड ये है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। लेकिन जो हमारे काम की डिफिनेशन है वो ये है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, सिस्टम की नहीं यूनिवर्स की, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज in a natural या spontaneous process। यानी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो हमेशा इंक्रीज़ होती है, सिस्टम की नहीं यूनिवर्स की। लेकिन फर्स्ट लॉ कहती है कि एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व। एनर्जी कंजर्व है, लेकिन सेकंड लॉ कहती है कि एंट्रोपी कंजर्व नहीं है, एंट्रोपी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजेस। सो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज नॉट कंजर्व्ड, इज नॉट कांस्टेंट, बट इट कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ड्यूरिंग ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस। इसका मतलब है ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब का जो आंसर है वो यहाँ पर है। यानी जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रहे हैं, एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं, तो इन सब के लिए एक ही आंसर है, वो इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। यानी इस दौरान यूनिवर्स की एंट्रोपी वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। तो सेकेंड लॉ की जो इससे कुछ और डेफिनेशन है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। तो वो फ्लो भी इसलिए होती है हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ कि उसके दौरान एंट्रोपी बढ़ती है यूनिवर्स की। और इसी तरह जब हम कोई हीट इंजन जो कि सारा के सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं करता, कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग में चला जाता है, लास्ट हो जाता है। वो क्यों? वो इस वजह से कि फिर यूनिवर्स की एंट्रोपी उस दौरान बढ़ती है। तो सारे वो प्रोसेसेस होते हैं जिसके दौरान यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। चले अब हम हीट इंजन की तरफ दोबारा जाते हैं और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर हम निकालते हैं। तो हीट इंजन है, हीट इंजन, और ये यहाँ से हीट लेता है। दिस इज़ अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, यहाँ से हीट लेता है और यहाँ पर हीट इंजन है, ये कन्वर्ट करता है वर्क डन में कुछ हीट, और कुछ हीट सिंक में चला जाता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। यहाँ से जो हीट आता है वो है Q1, इधर जो हीट आता है दिस इज़ Q2। तो Q1 जो है इसके दो पार्ट्स हैं, कुछ हीट कन्वर्ट होता है वर्क डन में और कुछ हीट ये Q2 की शक्ल में सराउंडिंग में चला जाता है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि सारा की सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए Q2। तो Q2 क्या है? दिस इज़ द हीट लास्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जब हम कहते हैं कि हीट लॉस होता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है, इस दौरान। तो ये कैसे? हमारे पास एंट्रोपी जो है डेल एस किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बराबर होता है हीट गेन बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सराउंडिंग जो है वो अगर हीट एब्जॉर्ब करता है कितना, Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर इसका है T2। इसका मतलब है डेल एस इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई T2। तो Q2 क्या हो गया, इसको रीअरेंज करें तो Q2 इज इक्वल टू डेल T इधर ले आए तो डेल एस ज़रब T2,
T2 सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर वो कांस्टेंट हो, सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तकरीबन, तो फिर Q2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस, यानी हीट आएगा, ठीक है, यहाँ से जो हीट लास्ट होता है सराउंडिंग में, तो वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंक्रीज इन एंट्रोपी के, यानी इस हीट से किस चीज़ की एंट्रोपी बढ़ती है, सराउंडिंग की। और अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ती है तो ओवरऑल सिस्टम प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी यानी यूनिवर्स की वो बढ़ती है, वो इस हीट से जो ज़ाया होता है। चले अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इससे रिलेटेड एक और इक्वेशन है हमारे पास, डेल एच इज इक्वल टू डेल जी प्लस टी डेल एस। ये एक इक्वेशन है। जनरली हम इस इक्वेशन को अक्सर केमिस्ट्री में देखते हैं इसी फॉर्म में, डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी ये इधर ले जाएं तो माइनस टी डेल्टा एस। ये दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं। अगर आप देखें, ये है Q2, अभी भी हमने पढ़ा कि जो हीट लास्ट हुआ वो T2 डेल्टा एस के बराबर है, यानी T2 जिस टेम्परेचर पे ये लास्ट हो गया एंड टेम्परेचर इन केल्विन, तो इसके बराबर है। दिस इज़ द हीट लास्ट, और डेल जी जो है वो W के बराबर है, यानी डेल जी क्या है, ये वो एनर्जी है जो वर्क डन में कन्वर्ट होती है। दोनों की अमाउंट इक्वल है। Q2 क्या है या टी डेल्टा एस क्या है, ये Q2 है, वो हीट है जो कि लास्ट हो गया, और डेल एच जो है एंथैल्पी चेंज है या हीट कंटेंट है। तो दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं। तो फ्री एनर्जी क्या है, डेल्टा जी। डेल्टा जी ये हीट कंटेंट का वो पार्ट है या एंथैल्पी चेंज का वो पार्ट है या एनर्जी का वो पार्ट है जो कि वर्क डन में कन्वर्ट होती है, यानी डेल्टा जी इज़ द पार्ट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क, और डेल्टा एच क्या है, दिस इज़ द एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी चेंज, और टी डेल्टा एस क्या है यहाँ पर, यानी ये वो हीट है जो लास्ट हो गया मीन्स कि ये हीट इसका कुछ हिस्सा, कुछ एनर्जी इसकी वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, वो है डेल्टा जी, फ्री एनर्जी जिसे हम कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी मीन्स दैट पार्ट ऑफ एनर्जी विच इज़ कन्वर्टिंग इनटू वर्क विच इज़ अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। और Q2 जो है, जो हीट चला जाता है सराउंडिंग में या लास्ट हो जाता है, वो अवेलेबल नहीं है वर्क डन के लिए। सो दिस इज़ द टी डेल्टा एस या Q2, दिस इज़ पार्ट ऑफ एनर्जी not available for useful work, ये यूज़फुल वर्क के लिए अवेलेबल नहीं है, और ये क्या करता है, ये एंट्रोपी बढ़ाता है यूनिवर्स की। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, या फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। चलो हम देखते हैं। लेट सपोज दिस इज़ अ कप ऑफ टी, और इसका टेम्परेचर है T इज़ इक्वल टू 350 केल्विन, और ये इसका सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर है 298 केल्विन रूम टेम्परेचर। हम फर्ज करते हैं यहाँ से हीट जा रहा है 10 जूल हीट सराउंडिंग में, सराउंडिंग इस हीट को एब्जॉर्ब करता है 298 केल्विन, जबकि सिस्टम ये हीट दे रहा है 350 केल्विन पे। इसके लिए हम डेल एस ऑफ यूनिवर्स मालूम करेंगे, जो कि बराबर होता है डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग के, ये यूनिवर्स के बराबर है। सेकेंड एग्जांपल हम लेंगे, इसमें वही कप ऑफ टी है, दिस इज़ अ कप ऑफ टी, और इसका टेम्परेचर वही 350
केल्विन है और ये इसका सराउंडिंग है और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है 298 केल्विन है और सराउंडिंग से 10 जूल हीट आता है, 10 जूल हीट सराउंडिंग से आता है कप ऑफ टी में। ठीक है, तो दोनों प्रोसेसेस को हम देखते हैं। यहाँ पर भी डेल्टा एस यूनिवर्स का वो देखेंगे जो कि बराबर होता है डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग के। तो पहला ये वाला केस यहाँ सिस्टम से कप ऑफ टी से हीट जा रहा है सराउंडिंग में, तो उसके लिए हम पहले मालूम करते हैं सिस्टम की डेल्टा एस। सो डेल एस ऑफ सिस्टम दिस इज इक्वल टू हीट कितना जा रहा है इससे 10 जूल, तो माइनस लगाए क्योंकि हीट लॉस कर रहा है सिस्टम, डिवाइडेड बाई किस टेम्परेचर पे 350 केल्विन, तो इससे आता है नेगेटिव 0.0285 जूल पर केल्विन। ये एंट्रोपी चेंज आ गया, इसकी एंट्रोपी इतनी डिक्रीज़ हो गई। अब वो सिस्टम की एंट्रोपी कितनी बढ़ी, सॉरी सराउंडिंग की, तो डेल एस ऑफ सराउंडिंग दिस इज इक्वल टू सराउंडिंग ने कितना हीट एब्जॉर्ब कर दिया 10 जूल, तो पॉजिटिव लगाएं क्योंकि एब्जॉर्ब कर दिया किस टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे, तो इससे आता है प्लस 0.036 जूल पर केल्विन। अगर हम टोटल एंट्रोपी देखें डेल एस ऑफ यूनिवर्स बराबर होता है डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग, तो ये है 0.0285 प्लस 0.036, ये सिस्टम की प्लस सराउंडिंग की डेल एस ऑफ यूनिवर्स। तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स ये आता है, इससे ये माइनस करें तो ये आता है 0.0075 जूल पर केल्विन। इन डेल एस ऑफ यूनिवर्स वो 0 से ग्रेटर है, इन डेल एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 है, मतलब बढ़ रही है। सो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यहाँ पर हम देखते हैं तो डेल एस ऑफ सिस्टम ये बराबर है, सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब करे 10 जूल किस टेम्परेचर पे 350 केल्विन पे, तो इसकी एंट्रोपी कितनी बढ़ी 0.0285 जूल पर केल्विन, सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज आ गया। डेल एस ऑफ सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग की एंट्रोपी कितनी डिक्रीज़ हो गई, हीट यहाँ से जा रहे हैं तो इसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये है कितना हीट इसने दे दिया 10 जूल, तो -10 जूल डिवाइडेड बाई किस टेम्परेचर पे 298 केल्विन, तो इससे आता है नेगेटिव 0.036 जूल पर केल्विन। यानी डेल एस ऑफ यूनिवर्स जो है वो किसके बराबर है, सिस्टम की एंट्रोपी में जो इंक्रीज़ आ गया, सराउंडिंग की एंट्रोपी में जो डिक्रीज़ आ गया, इनको ऐड करें तो इससे आता है -0.036 प्लस सिस्टम की है 0.0285, तो दोनों ऐड करो तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स आता है नेगेटिव 0.0075, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है। इन डेल एस ऑफ यूनिवर्स लेसर देन 0 है, 0 से कम, तो ये प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। यानी जब वो हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है तो एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ती है, जबकि जब हीट कोल्ड बॉडी से हॉट की तरफ जाता है तो एंट्रोपी यूनिवर्स की डिक्रीज़ होती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब वो ये हीट एब्जॉर्ब होता है एट लो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कम है, इस पे ये हीट एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पर एंट्रोपी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और ये हाई टेम्परेचर है, यहाँ से वही हीट जा रहा है, ठीक है, जो कि सराउंडिंग की एंट्रोपी को इंक्रीज़ कर रहा है, वही हीट यहाँ से जाता है, तो इसमें एंट्रोपी चेंज उतना ही आना चाहिए जितना ये बढ़ा, इतनी ही इसकी एंट्रोपी कम होनी चाहिए। लेकिन ये इसकी एंट्रोपी में कमी जो है वो थोड़ी सी आती है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर है, हाई टेम्परेचर पे इसका डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हीट जाने से इसके डिसऑर्डर में इतना फ़र्क नहीं आता।
लेकिन ये कम टेम्परेचर पे है सराउंडिंग, तो इसमें आर्डर ज़्यादा है कंपेयर टू दिस सिस्टम। तो अगर थोड़ा सा भी हीट आ गया ना तो वो डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। यानी अगर हम इक्वेशन को देखें, अगर हम इसी इक्वेशन को देखें, डेल एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। अगर कोई चीज़ हाई टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट रिसीव करता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो एंट्रोपी में चेंज कम आता है। इसलिए कि वो अगर हाई टेम्परेचर पर है, सपोज दिस इज़ 81 टेम्परेचर विच इज़ वेरी हाई, तो इसमें डिसऑर्डर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हीट 10 जूल हीट एब्जॉर्ब करने से इसका डिसऑर्डर यानी एंट्रोपी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, डिसऑर्डर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर ये सिस्टम पहले से लेट सपोज T2 टेम्परेचर पे है एंड दिस इज़ वेरी लो टेम्परेचर, तो इसमें ऑर्डर ज़्यादा है, थोड़ा सा ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा सा वही 10 जूल एब्जॉर्ब करेगा, तो इसमें डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि टेम्परेचर कम है, थोड़ा सा भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, डिसऑर्डर एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये लो टेम्परेचर पर है तो ऑर्डर ज़्यादा है, थोड़ा सा हीट आने से डिसऑर्डर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़, कोई सिस्टम हाई टेम्परेचर पर हो और कोई भी सिस्टम, लेट सपोज ये सिस्टम है, ये हाई टेम्परेचर पर है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो या कोई सराउंडिंग वो लो टेम्परेचर पर है, तो जब लेट्स 10 जूल हीट यहाँ से निकलता है तो इसकी एंट्रोपी कम होगी। लेकिन इस एंट्रोपी में जो कमी आ गई वही 10 जूल जब सराउंडिंग में आ गया, उससे जो एंट्रोपी में इंक्रीज़ आ गया, ये इंक्रीज़ इससे कहीं ज़्यादा है। हालांकि 10 जूल यहाँ से निकल गया तो एंट्रोपी में जो डिक्रीज़ आ गया, यहाँ पर जो है उतना ही इंक्रीज़ आना चाहिए ना, वही हीट आ रहा है सराउंडिंग में, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज़ ज़्यादा आता है और तभी जो है डेल एस ऑफ यूनिवर्स जो है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, ग्रेटर देन पॉजिटिव होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर एंट्रोपी का चेंज यानी कमी जो है और यहाँ पर एंट्रोपी का इंक्रीज़ जो है ये बराबर है, तो फिर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर 10 जूल जहाँ से निकल गया तो एंट्रोपी में जो डिक्रीज़ आ गया वो थोड़ा है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर है, सराउंडिंग लो टेम्परेचर पर है, तो वही 10 जूल ये जब एब्जॉर्ब करेगा तो एंट्रोपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और मतलब इंक्रीज़ इन एंट्रोपी विल बी ग्रेटर देन डिक्रीज़ इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। इंक्रीज़ इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग विल बी ग्रेटर देन डिक्रीज़ इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी और मतलब एंट्रोपी प्रोड्यूस होगी, इसको बोलते हैं एस जनरेशन। एस जनरेशन मतलब एंट्रोपी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इज़ नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड, बट एंट्रोपी जो है वो जनरेट होती है, वो प्रोड्यूस होती है और वो कंजर्व नहीं रहती, वो कांस्टेंट नहीं रहती। सिस्टम और सराउंडिंग की यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहती। अब नेक्स्ट एंट्रोपी जो है इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एंट्रोपी यानी एस बराबर है क्यू बटा टी। तो क्यू हीट है या एनर्जी है, इसकी एनर्जी यूनिट जूल और टी केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, तो जूल पर केल्विन एसआई यूनिट है। दिस इज एसआई यूनिट। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि डेल्टा एस जो है इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम व्हेन इट मूव्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। यानी अगर सिस्टम स्टेट 1 में है S1, ये चला गया स्टेट 2 में S2 में, ठीक है, तो एंट्रोपी में चेंज ये स्टेट 1 है, दिस इज स्टेट 2, यहाँ पर इसकी एंट्रोपी S1 है, यहाँ पर एंट्रोपी S2। तो डेल एस जो है चेंज इन एंट्रोपी ये बराबर होता है फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी।
तो इस पे डिपेंड नहीं करता कैसे ये सिस्टम यहाँ पर आ गया। जैसे कि अगर ए है, सिस्टम ए, और वो बी में जा रहा है, ए इज़ कन्वर्टिंग इनटू बी, एंट्रोपी में चेंज आता है डेल एस। तो नेक्स्ट ये ए सी में कन्वर्ट हो गया, सी डी में कन्वर्ट हो गया, और डी फिर बी में कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज डेल एस 1 है, इसके लिए डेल एस 2 है, और इसके लिए डेल एस 3 है। तो एंट्रोपी चेंज ए से बी में ये जो पाथ है इस पे है डेल्टा एस, तो इस रास्ते से एंट्रोपी चेंज डेल एस के बराबर होगा। यानी ये जो डेल एस 1 है प्लस डेल एस 2 प्लस डेल एस 3, ये बराबर होगा डेल एस के। एंट्रोपी चेंज दोनों पाथ में बराबर होगा, और ये स्टेट फंक्शन है। अगर हम कोई भी स्टेट फंक्शन जो है उसमें चेंज जो है वो ज़ीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस में। तो लेट्स सपोज हम ए से बी में जा रहे हैं, बी से सी में, सी से डी में, और डी से वापस ए में आते हैं। यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो फिर चेंज जो है एंट्रोपी में वो कितना होगा, वो ज़ीरो होगा। यानी डेल एस फॉर साइक्लिक पाथ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। या इसको हम लिख सकते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ चेंज इन एंट्रोपी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो होता है। अगर हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। ए से बी में जाते हैं तो डेल एस जो है ये है 10 जूल पर केल्विन, और ए से सी में जाते हैं और फिर सी से बी में जाते हैं। ए से सी में जो डेल एस है दिस इज 7 जूल पर केल्विन। तो ये है डेल एस 1, दिस इज डेल एस 2, ये कितना होगा। तो इस पाथ से 10 जूल है डेल एस, तो इस रास्ते से भी वही 10 जूल होगा, तो 7 जूल ये है, एंड 3 जूल पर केल्विन, 3 जूल पर केल्विन ये होगा। 3 + 7 दिस इज इक्वल टू 10। इस रास्ते से जितना चेंज है इससे भी वही चेंज है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंट्रोपी. We will discuss entropy in more detail in the next lecture, inshallah.